दोस्तों आज मैं आपको एक सन की सिर्फ रियासी की कत्लेआम की वो सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इस कहानी में एक ऐसा राज खुलता है जिसके बारे में पुलिस वालों ने और वहाँ के आसपास के लोगों ने भी नहीं सोचा था। तो कहानी को पूरा जरूर देखें। 2011 में पश्चिमी दिल्ली के वृंदापुर में एक फैमिली रहा करती थी जिनके एक बेटा था जिसका नाम था नवीन उर्फ मोनू। और नवीन की शादी दिल्ली से 90 किलोमीटर दूर ईशापुर गांव की रेणु नाम की लड़की से कर दी जाती है। रेणु 3 बहनों में सबसे बड़ी थी, तो रेणु के पिता हरेंद्र ने बड़े ही लाड प्यार से और धूमधाम से रेणु की शादी नवीन से की थी। इस शादी में नवीन का चचेरा भाई रवि भी शामिल होता है और इस शादी समारोह में नवीन के चचेरे भाई रवि की नजर पड़ती है रेणु की छोटी बहन बेबी पर। अब रवि बेबी के प्यार में अंधा पागल हो जाता है। उसे बेबी को पाने की जिद अंदर ही अंदर खाए जा रही थी और आखिरकार रवि अपने भाई नवीन और अपनी भाभी रेणु से बेबी के साथ अपने रिश्ते की, अपनी शादी की दरख्वास्त करता है। लेकिन रवि बेरोजगार था, कोई काम धंधा नहीं करता था, तो बेबी की बहन रेणु और नवीन रवि की शादी की बात को टालते रहते हैं। रेणु सोचती है कि अगर बेबी की शादी रवि से कर दी तो रवि उसे कहाँ रखेगा, क्या खिलाएगा पिलाएगा, तो रेणु टालती रहती है। अब रेणु और नवीन की शादी को 1 साल हो चुका था। ये दोनों दिल्ली के वृंदापुर में किराए के मकान में रहते थे। 3री मंजिल पर इनका मकान था और नीचे के माले में मकान मालिक अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था। रेणु और नवीन आपस में बेहद प्यार करते थे। नवीन रेणु को बहुत अच्छे से रखता था और रवि को भी रेणु और नवीन बहुत प्यार करते थे। और नवीन रवि को अपना चचेरा भाई नहीं, अपना सगा भाई समझता था। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि आगे उनके साथ कुछ बहुत भयानक होने वाला है। रवि अक्सर इसी मकान में अपने भाई भाभी के पास आया जाया करता था और इसी बीच अब होती है इस कत्लेआम की शुरुआत। सितंबर 2012 में रवि अपने भाई भाभी के पास आता है और 2-4 दिन वहीं पर रुकता है। दोस्तों 3 सितंबर 2012 को सुबह के तकरीबन 10 बजे रवि कमरे में बेड पर बैठा हुआ था। तभी रवि की भाभी रेणु, जो किसी काम से बाहर गई हुई थी, कमरे में आती है और कमरे में भाभी के आते ही रवि फिर भाभी से दरख्वास्त करता है कि उसकी शादी बेबी से करवा दो। लेकिन भाभी रवि को अब स्पष्ट मना कर देती है। रवि को गुस्सा आ जाता है। रवि पिस्टल निकालकर फिर भाभी से पूछता है, लेकिन फिर रेणु मना कर देती है। लेकिन जैसे ही रेणु मना करती है वैसे ही रवि रेणु को गोली मार देता है। रेणु भाभी वहीं पर गिर जाती है और उनकी वहीं पर मौके पर ही मौत हो जाती है। गोली चली तो गोली की आवाज़ उस घर में गूंजती है और गोली की आवाज़ सुनकर नीचे रह रही मकान मालिक की पत्नी शीला वहां आ जाती है और सामने का मंजर देखती है तो घबरा जाती है। सामने रेणु लहूलुहान पड़ी थी और पास में हाथ में पिस्तौल लिए रवि खड़ा था। यह देखकर मकान मालिक शीला वहां से वापस भागती है। लेकिन रवि को लगा कि ये सभी को बुलाएगी और जैसे ही शीला सीढ़ियों के पास पहुंची, रवि उसे एक के बाद एक 3 गोलियां मार देता है और शीला वहीं पर गिर जाती है और शीला की भी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर गोलियों की आवाज सुनकर शीला का बेटा दिनेश ऊपर आ जाता है और ये सब देखकर वो भी घबरा जाता है। लेकिन रवि उसे धमकाकर किसी को कुछ नहीं बताएगा कहकर छोड़ देता है। रवि तुरंत नीचे उतरता है और बाहर खड़ी सेंट्रो कार लेकर भाग जाता है। लेकिन वह उस जगह से 1 किलोमीटर दूर सेंट्रो कार को खड़ी कर देता है और कार से उतरकर एक आदमी को पिस्टल दिखाकर उसकी बाइक छीन लेता है। और अब रवि निकल पड़ता है 90 किलोमीटर दूर ईसापुर गांव की ओर, जिस गांव में वह लड़की बेबी रहा करती थी, जिसके प्यार में वह अब तक 2 कत्ल कर चुका था। इधर पुलिस को वृंदापुर में 2 कत्ल की खबर मिलती है और पुलिस पहुंचकर तफ्तीश में जुट जाती है। इस पूरे मामले को 1.5 से 2 घंटा बीत चुका था। शीला का बेटा दिनेश एकमात्र चश्मदीद था जिसने पुलिस को पूरी घटना के बारे में बताया और साथ में दिनेश रेणु की बहन और पापा को भी रेणु के कत्ल की खबर दे देता है। रेणु के पापा हरेंद्र और बहन बेबी दिल्ली की ओर जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि इतने में उनके घर के सामने एक बाइक आकर रुकती है। बाइक से रवि उतरता है। रेणु के पापा बाहर जाते हैं क्योंकि रवि पहले भी नवीन के साथ कई बार घर आ चुका था, तो घर वाले उसको जानते थे कि रवि नवीन का चचेरा भाई है। लेकिन कुछ बातचीत शुरू होती इससे पहले ही रवि हरेंद्र से पूछता है कि क्या आप मेरी शादी बेबी से कराओगे। यह सुनकर हरेंद्र को गुस्सा आ जाता है कि अभी एक तरफ से खबर आई है कि किसी ने मेरी बेटी को गोली मार दी है और उसकी मौत हो गई है, और कितनी बार मना करने के बाद भी तुम ये बेहुदी बात कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही। यह सुनकर रवि को गुस्सा आ जाता है और रवि हरेंद्र को वहीं पर गोली मार देता है। यह सब कुछ घर के अंदर खड़ी बेबी देख रही थी। रवि घर में भाग कर जाता है और बेबी को एक कमरे में ले जाता है और पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। दोस्तों पहले भी बहुत बार रवि ने बेबी को पूछा था कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, लेकिन बेबी पहले भी रवि को मना कर चुकी थी। लेकिन इस बार उसे पिस्तौल की नोक पर पूछा जा रहा था। लेकिन अब भी बेबी रवि को शादी
शादी के लिए मना कर देती है। और इसके बाद वो होता है जिसके बारे में रवि ने भी नहीं सोचा था। दोस्तों, रवि जो बेबी से एक तरफा प्यार करता था, जिसके लिए वो दरिंदगी पर उतर आया, जिसके लिए उसने इतने कत्लेआम कर दिए, और वो आखिर इस मासूम बेबी को भी अपने हाथों से गोली मार देता है। और गोली की आवाज सुनकर और बेबी के पिता हरेंद्र की बाहर पड़ी लाश को देखकर आस पड़ोस के लोग उस घर को घेर लेते हैं। रवि देखता है कि उसे घेर लिया गया है, तो वह खुद को घर में बंद कर लेता है। उनमें से कोई पुलिस को खबर दे देता है और पुलिस आकर उस घर के बाहर रवि को वार्निंग देती है कि तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, अपने आप को सरेंडर कर दो। तो अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। पुलिस दरवाजे को तोड़कर उस घर में चली जाती है और जब उस कमरे में पहुंचती है जहां पर रवि बेबी को ले गया था, तो वहां का मंजर देखकर पुलिस चौंक जाती है। सामने फर्श पर बेबी की लाश पड़ी थी और उसी के पास में पड़ी थी रवि की लाश, जिसने बेबी को मारकर खुद को भी गोली मार ली थी। लेकिन दोस्तों, अब होती है सबसे अजीब बात, जिस कारण पुलिस पर भी सवाल उठाए जाते हैं। दिल्ली में 2 लाश पड़ी थी और 3 लाशें पड़ी थी इधर ईशापुर में। तभी सभी को ख्याल आया कि रेणु का पति मोनू कहाँ है। परिवार में खलबली मच जाती है। सभी मोनू को ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन मोनू यानी कि नवीन का कहीं पर कुछ भी पता नहीं चलता है। पुलिस वाले और लोग अब यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कहीं इस पूरे खेल का कोई और मतलब तो नहीं है। कहीं मोनू तो रवि के साथ नहीं मिला हुआ, या इन सब के कत्ल के पीछे कहीं मोनू का तो हाथ नहीं, या फिर कहीं मोनू के साथ भी रवि ने बुरा तो नहीं कर दिया। लोगों को लग रहा था कि पुलिस ढंग से जांच नहीं कर रही थी, तो पुलिस के खिलाफ लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए कि आखिर पुलिस मोनू को क्यों नहीं ढूंढ रही है। तब तक रात के तकरीबन 11 बज चुके थे। दोनों लाशों को घर से जांच के लिए ले जाया जा चुका था। रिश्तेदारों और पड़ोसियों की भीड़ इतनी रात के वक्त भी घर के नीचे लगी हुई थी और ये सभी बार बार यह मांग कर रहे थे कि पुलिस एक बार फिर से जांच करे। तभी रात के तकरीबन 11 बजे पुलिस के आला अधिकारी एक बार फिर से आते हैं उस घर में जहां पर रेणु और शीला का मर्डर हुआ था। एक बार फिर से जांच की जाती है और पुलिस वाले फिर से उस घर में चले जाते हैं। तभी जांच कर एक पुलिस की नजर पड़ती है कमरे में पड़े बॉक्स बेड पर, और जब पुलिस वाले ने कमरे में पड़े बॉक्स बेड को खोलकर देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो देखते हैं कि बेड में एक लहूलुहान लाश पड़ी थी, जो थी नवीन उर्फ मोनू की, जिस बेचारे पर अब तक कत्ल के इल्जाम लगाए जा रहे थे। और ये कहीं न कहीं पुलिस की चूक रह गई थी कि उन्होंने सुबह कत्ल के बाद घर की सही से जांच नहीं की थी। लेकिन मोनू को भी रवि ने उस वक्त सिर पर भारी भरकम चीज से मार दिया था, जिस वक्त रेणु घर से बाहर गई हुई थी। और जब 45 मिनट के बाद रेणु घर लौटती है तो रवि मोनू को मारकर उसे बेड में डालकर उसी बेड के ऊपर बैठा हुआ था। लेकिन उस बेचारी रेणु को कहाँ पता था कि इस रवि ने उसके पति को मारकर उसे बेड में डाल रखा है और उसके ऊपर बैठा हुआ है। और इसके बाद रवि रेणु और बाकी सभी का कत्लेआम करता है, क्योंकि उसकी सोच थी कि वह बेबी और उसके बीच में आने वाले सभी को मार देगा, और ये हुआ भी। और उसके बीच में आने वाले सभी को वह मार देता है और आखिर में ये बेबी को मारकर खुद भी मर जाता है। और ये पूरा केस रवि के मरने के साथ ही यहीं पर क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। तो दोस्तों, एक तरफा प्यार जब किसी के दिल और दिमाग पर हावी होता है तो वो अक्सर ऐसे अपराध करवा देता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ अगली एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।